बच्चों, आशा करता हूं इस लॉकडाउन की छुट्टियों में आप लोग हमारे साथ विद्यालय और कोचिंग का ही अनुभव कर रहे होंगे। और पिछले 2 दिनों से जिस तरह मेरे पास आप लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे हैं, मुझे काफ़ी संतोष हो रहा है कि मेरा जो यह प्रयास है कि आप लोगों की जो पढ़ाई बाधित हो रही है उसकी कुछ भरपाई करने का मैं अपनी तरह से प्रयास कर सकूं, तो ये मेरे लिए काफ़ी संतोषजनक अनुभव रहा है कि मेरे प्रयास से आप लोगों का कुछ तो फायदा हो रहा है। ठीक है, अब तक के वर्ग 10 के रसायन शास्त्र के अध्ययन में हम लोगों ने अम्लों का परिचय प्राप्त किया, भस्मों का परिचय प्राप्त किया, अम्ल और भस्म के गुणों की जानकारी ली, अम्ल और भस्म के साथ विभिन्न पदार्थों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जाना। अंत में हम लोगों ने पीएच पत्र के बारे में जाना और पीएच से प्राप्त होने वाली सूचनाओं के बारे में जाना। ये पीएच दैनिक जीवन में काफी महत्व रखता है। अलग अलग वस्तुओं के पीएच अलग अलग मान पर निर्धारित होते हैं और एक नियत पीएच पर ही, चाहे वो वातावरण हो, हमारा शरीर हो, हमारे खेत की मिट्टी हो, अन्य पदार्थ हो, एक नियत पीएच पर ही वो सामान्य रूप से कार्य करते हैं और पीएच के मान में परिवर्तन होने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो आज के इस कक्ष में, आज के इस वर्ग में हम लोग क्या है कि लवण पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम लोग विभिन्न प्रकार के लवणों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जाने कि लवण होते क्या है। तो सैद्धांतिक रूप से जो लवणों की परिभाषा दी जाती है उसमें यह बताया जाता है कि अम्ल और भस्म के बीच जो अभिक्रिया होती है, जिसे पहले अध्याय में आप लोगों ने उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा था, तो अम्ल और भस्म की जो परस्पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया में जो मुख्य उत्पाद बनता है उसे लवण कहा जाता है। यानी अम्ल और भस्म की रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न मुख्य उत्पाद को ही हम लवण कहते हैं। अब जैसे हम एक उदाहरण के रूप में लेते हैं कि हम एक रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं कि एक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और एक भस्म लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सही है, तो हमने एक अम्ल लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक भस्म लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जब इनके बीच रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तो मैं आपको इसको तोड़कर समझाता हूं कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पुनर्संयोजन होगा, यानी यह टूटेगा, तो यह एक तरफ हाइड्रोजन धन आयन और क्लोराइड एरिन आयन में टूटेगा। दूसरी तरफ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का विच्छेदन होगा तो यह सोडियम धन आयन और हाइड्रोक्साइड एरिन आयन में टूट जाएगा और तब जाकर के इन आयनों के बीच पुनर्संयोजन की प्रक्रिया होगी और तब नए उत्पाद बनेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि जब ये रासायनिक अभिक्रिया होगी तो सोडियम धन आयन हाइड्रोजन धन आयन को विस्थापित करेगा और वो अपने साथ क्लोराइड ऋण आयन को जोड़ लेगा। ठीक है, धन आयन को विस्थापित करते हैं, तो इस स्थिति में सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर क्लोरीन को जब अपने साथ जोड़ेगा तो वहां रसायन जो उत्पाद बनेगा वो होगा सोडियम क्लोराइड और तत्पश्चात जो हाइड्रोजन धन आयन है ये हाइड्रोक्साइड ऋण आयन से संयुक्त होगा। आप समझ सकते हैं कि क्या बनेगा उत्पाद, H प्लस OH यानी H2O। ठीक है, तो यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है आपके पहले पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अनुसार। इस उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो उत्पाद बने हैं वो एक तो जल है और ये जो दूसरा उत्पाद बना है, ये जो दूसरा यौगिक बना है, इसी यौगिक को हम लवण कहते हैं। ठीक है, या फिर आप यदि आपको अणुसूत्र दिए गए हों तो आप एक अपने पहचान के लिए एक और तरीका भी ढूंढ सकते हैं कि आप देखिए इसमें
कि एक तरफ आपका धात्विक धन आयन है, दूसरी तरफ अधात्विक ऋण आयन होना चाहिए। उस अधात्विक ऋण आयन में आप हाइड्रोजन को नहीं ले सकते और हाइड्रोक्साइड को नहीं ले सकते, ऑक्सीजन को नहीं ले सकते। ठीक है, आप ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड के अतिरिक्त किसी अन्य अधात्विक ऋण आयन को यहां लेते हैं तो आप ये कह सकते हैं, पहचान सकते हैं कि यह दिया गया यौगिक लवण होगा। ठीक है, इसी प्रकार अन्य आप अम्ल ले सकते हैं, अन्य भस्म ले सकते हैं और उन भस्मों की सहायता से कई प्रकार के लवण प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं एक दूसरा अम्ल लेता हूं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और दूसरी तरफ हाइड्रोक्साइड में लेता हूं कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक मैंने अम्ल ले लिया और एक मैंने भस्म ले लिया। अब आप बता सकते हैं कि इनके बीच जब संयोग होगा तो कैल्शियम के द्वारा हाइड्रोजन को विस्थापित किया जाएगा और तब जो लवण बनेगा वो होगा कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, CaSO4। Ca यानी कैल्शियम की सांद्रता भी 2 इकाई धनात्मक होती है और इधर सल्फेट भी द्विऋण आयन होता है, तो ये परस्पर जुड़ करके कैल्शियम सल्फेट बना लेंगे। और ये जो 2 हाइड्रोक्साइड आयन हैं, इधर से 2 हाइड्रोजन आयन हैं, दोनों हाइड्रोक्साइड ऋण आयन, एक एक हाइड्रोजन धन आयन लेकर के 2 अणु जल का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इस तरह भी आप क्या पाते हैं कि जल के अतिरिक्त जो मुख्य उत्पाद बना वो उत्पाद लवण होता है। ठीक है, इस तरह आप कोई भी अम्ल और कोई भी भस्म लेकर के परस्पर रासायनिक अभिक्रिया कराएं, जल को अलग कर दें, उसके बाद जो मुख्य उत्पाद आपको प्राप्त हो वो उत्पाद निस्संदेह लवण है। ठीक है, तो इस तरह से आशा करता हूं कि लवण की पहचान आप समझ चुके होंगे। लवण के अणुसूत्र के माध्यम से लवण की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इन रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आते हैं लवणों के समूह का जो नामकरण करने की एक विधि है उसकी चर्चा करते हैं। लवणों का नामकरण, लवणों का नामकरण। तो यह जो नामकरण करने की प्रक्रिया है, मैं बता दूं कि समूह का नामकरण हो रहा है। यौगिक के नामकरण की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यौगिक के नामकरण के लिए आप क्या करेंगे, एक तरफ जो धन मूलक होगा उसका नाम लेंगे और जो ऋण मूलक होगा उसका नाम लेंगे और दोनों को मिला करके आप लवण का नाम रख देंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम धन मूलक आपने ले लिया और उधर हाइड्रोक्लोरिकम से क्लोराइड ऋण मूलक आपने ले लिया और सोडियम और क्लोराइड मिलाकर आपने नाम रख दिया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपने धन मूलक ले लिया कैल्शियम, सल्फ्यूरिकम यानी हाइड्रोजन सल्फेट से आपने ऋण मूलक ले लिया सल्फेट और मिलाकर नाम रख दिया कैल्शियम सल्फेट। तो ये तो उस लवण, उस यौगिक का नाम हुआ। यहां जो नामकरण या सिलेबस में, पुस्तक में जो आप लवणों के नामकरण पर चर्चा कर रहे हैं वो नामकरण उस समूह का नामकरण है। जैसे मैं कुछ लवणों के नाम यहां लिखता हूं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, ये कुछ लवण लिए मैंने। और भी मैं लवण लेता हूं कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सभी अलग अलग लवण हैं। मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, ये कुछ प्रमुख लवण मैंने आपके सामने लिखा। अब देखिए इसमें समूहीकरण कैसे करते हैं। तो इन लवणों में आप देखें कि ये जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम फॉस्फेट है, इन सभी यानी चारों लवणों में आप क्या देखते हैं कि सोडियम आयन अनिवार्य रूप से या कॉमन रूप से उपस्थित है। ठीक है, तो जब इस तरह का समूह आपको मिले तो आप ऐसे लवणों को सोडियम लवण कहेंगे। ठीक है,
सोडियम लवण। यानी लवणों में जब समान समूह उपस्थित होते हैं, अलग अलग लवणों में जब समान समूह उपस्थित होते हैं तो उस समान समूह के आधार पर लवणों का नामकरण इस प्रकार से करते हैं। जैसे यहाँ इन 4 लवणों में अनिवार्य रूप से सोडियम आयन मौजूद है, इसलिए इन सभी लवणों को सोडियम लवण कहेंगे। ठीक है। इसी तरह अब यहाँ आ जाइए, इसको देखिए, इधर सोडियम क्लोराइड है और यहाँ कैल्शियम क्लोराइड है, साथ ही साथ यहाँ आप जिंक क्लोराइड देख रहे हैं, यहाँ आप मैग्नीशियम क्लोराइड देख रहे हैं। क्या कॉमन है इसमें? सोचिए। बिल्कुल सही, इसमें कॉमन क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन इन चारों लवणों में कॉमन क्लोरीन है। क्या नाम देंगे इसे आप? बिल्कुल, इसे आप क्लोराइड लवण कहेंगे। इस समूह को आप क्लोराइड लवण कहेंगे। ठीक है। इस तरह लवणों का नामकरण करेंगे। क्या आपको इसमें कोई और समूह दिख रहा है? देखिए, इन सारे लवणों में क्या कोई और समूह भी आप देख पा रहे हैं? किसी और समूह का नामकरण आप कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यहां आपको एक मिल रहा है। एक है मैग्नीशियम क्लोराइड और एक है मैग्नीशियम सल्फेट। दोनों में मैग्नीशियम कॉमन है, तो अब आप इन दोनों लवणों के समूह का नाम क्या देंगे? ठीक, मैग्नीशियम लवण। इन दोनों लवणों को आप मैग्नीशियम लवण कहेंगे। ठीक है। इस प्रकार हम लवणों के नामकरण यानी लवणों के समूह का नामकरण उनमें उपस्थित मूलकों के आधार पर कर सकते हैं। निश्चित रूप से लवण में एक धन मूलक और एक ऋण मूलक होता है। धन मूलक को आप भास्मिक मूलक भी कह सकते हैं और ऋण मूलक को आप, जी हां, अम्लीय मूलक कहेंगे। ठीक है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगला पॉइंट, हम तीसरा पॉइंट उठाते हैं आज की कक्षा का, लवणों का वर्गीकरण। लवणों का वर्गीकरण यानी लवण को कुछ खास गुणों के आधार पर, कुछ खास गुणों की समानता के आधार पर एक समूह में रखेंगे और अंतर के आधार पर अलग अलग समूह में रखेंगे। ठीक है। तो इस तरह लवणों के गुणों में समानता एवं अंतर के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को लवणों का वर्गीकरण कहते हैं। और ये लवण इस आधार पर होते हैं 3 प्रकार के, या आप कहें कि बांटे जाते हैं 3 वर्गों में। कौन कौन? सामान्य लवण, सामान्य लवण और अम्लीय लवण, और तीसरे हो जाएंगे भास्मिक लवण। बिल्कुल सही। इस तरह से लवणों को हम सामान्य लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक लवण 3 वर्गों में बांट सकते हैं। अब ये जो वर्गीकरण का आधार है, यानी किस आधार पर हम किसी लवण को सामान्य लवण कहेंगे, किसी लवण को अम्लीय लवण कहेंगे और किसी लवण को भास्मिक लवण कहेंगे, ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। सामान्य लवण, सबसे पहले आप आ जाइए कि लवणों को जानने से पहले जो भस्म और अम्ल की पहचान का हमने आर्हेनियस सिद्धांत लिया था, उस सिद्धांत पर पुनः आते हैं कि जो यौगिक जलीय विलयन की अवस्था में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं वो, जी हाँ, भस्म होते हैं। ठीक है। तो अम्ल और भस्म जो है उनके पहचान की मुख्य प्रक्रिया या मुख्य सिद्धांत हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करने की प्रवृत्ति है। अब आते हैं लवणों के वर्गीकरण के लिए भी उसी सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। जो लवण जलीय विलयन की अवस्था में न तो हाइड्रोजन आयन मुक्त कर सके और ना ही हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त कर सके, यानी जिन लवणों में विस्थापनशील न तो हाइड्रोजन आयन होते हैं और न ही हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, वैसे लवणों को सामान्य लवण कहते हैं। आइए, जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट,
पोटेशियम नाइट्रेट। और भी आप ले सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। तो आप देखिए कि जब आप सोडियम क्लोराइड लवण को जलीय विलयन की अवस्था में परिवर्तित करेंगे तो आप सोडियम क्लोराइड को किन किन आयनों में टूटने की संभावना अनुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल सही, सोडियम और क्लोराइड दो ही मूलक हैं इसमें, तो यदि ये टूटेंगे यानी आयनित होंगे तो सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन, इसमें कोई हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करने की क्षमता नहीं है, या सीधे कहें कि इसमें कोई हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित ही नहीं है। इसी तरह कैल्शियम सल्फेट में एक तरफ कैल्शियम धनायन, दूसरी तरफ सल्फेट ऋणायन। पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेशियम धनायन और नाइट्रेट ऋणायन ही मुक्त होंगे। मूल बात क्या है कि हाइड्रोजन आयन मुक्त होना या हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त होना, और इन दोनों में से कोई भी इन लवणों से मुक्त नहीं हो सकता। स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे कि इसीलिए इन लवणों को यानी सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इस तरह के लवण जिसमें ना तो हाइड्रोजन उपस्थित हो ना हाइड्रोक्साइड उपस्थित हो, ऐसे लवणों को हम सामान्य लवण कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रकार के लवण, अम्लीय लवण पर। अनुमान लगाइए कि जब बात हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन के विस्थापन की हो रही हो तो अम्लीय लवण की परिभाषा या अम्लीय लवण की पहचान का सिद्धांत आप क्या बनाएंगे? सही, जी हां, जब हाइड्रोजन आयन मुक्त करना अम्ल की प्रवृत्ति है तो यदि कोई लवण यह कार्य करने लगे, यानी किसी लवण में विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन मौजूद हो, तो ऐसे लवण को अम्लीय लवण कहेंगे। ठीक है, यदि किसी लवण में विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन उपलब्ध हो, विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन मौजूद हो और वो विस्थापित करने की या मुक्त करने की क्षमता रखता हो, तो ऐसे लवण को हम अम्लीय लवण कहते हैं। कैसे? कुछ उदाहरण लीजिए। जैसे आप यहां लेते हैं सोडियम बाइसल्फेट, या आप इसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कह सकते हैं। सोडियम बाइसल्फेट। आप एक अन्य ले लीजिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, आप और भी ढूंढ सकते हैं, कई ऐसे सारे लवण आपको मिल जाएंगे जिसमें, या फिर आप एक ले लीजिए पोटेशियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3। ठीक है, आपने तीन ऐसे लवण लिए हैं, देखिए ध्यान से। एक लिया है सोडियम बाइसल्फेट, कहां से ये बना होगा? तो सोडियम इसका धन मूलक है, ये बता रहा है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया होगा, और सल्फेट बता रहा है कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल से आया होगा। तो इसमें हाइड्रोजन कहां से आ गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने हाइड्रोक्साइड को त्यागा होगा तो सोडियम बचा होगा, और सल्फ्यूरिक अम्ल ने अपने हाइड्रोजन को त्यागा होगा तो सल्फेट बना होगा। तो उस स्थिति में तो सोडियम सल्फेट बनना चाहिए, ये सोडियम बाइसल्फेट क्यों? सही प्रश्न है। तो सोडियम बाइसल्फेट क्यों? इसके लिए हम क्या देखते हैं, इसके समीकरण को लिखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए, चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड में एकमात्र सोडियम का धनायन है, अब एक सोडियम का धनायन हाइड्रोजन के एक ही धनायन को तो विस्थापित करने की क्षमता रखता है नहीं? तो इस स्थिति में जब ये एक सोडियम एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा तो अनुमान लगाइए क्या बनेगा? बिल्कुल सही, तब आपको बनेगा NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट। अब यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से विस्थापित हाइड्रोक्साइड जल बना लेंगे, जल बना लेंगे।
अब प्रश्न उठता है कि क्या सोडियम बाइसल्फेट हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता रखता है? बिल्कुल रखता है। कैसे? तो आप देखिए, फिर एक ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? भस्म है। आपने एक लवण लिया सोडियम बाइसल्फेट, अनुमान लगाइए क्या अभिक्रिया होगी? निश्चित रूप से होगी। क्या होगी कि यह सोडियम का धनायन इस हाइड्रोजन के धनायन को विस्थापित करेगा और यह हाइड्रोजन का धनायन निकलकर इस हाइड्रोक्साइड से जुड़ेगा तो जल बन जाएगा, और तब जो NaH है वो Na और Na यानी Na2 हो जाएगा, और तब क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है? यह अभिक्रिया चूंकि दो चरणों में होती है, लेकिन आप समेकित रूप से क्या लिखते हैं कि यहां 2 लगा देते हैं और यहां 2 लगा करके समीकरण को संतुलित कर देते हैं। ठीक है? लेकिन परस्पर बारी बारी से यह अभिक्रिया होती है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया के पहले चरण से जो प्राप्त होता है वो सोडियम बाइसल्फेट होता है, जिसमें एक विस्थापनशील हाइड्रोजन मौजूद है जो विस्थापित होकर पूर्णतः सल्फेट में बदल जाता है। और तब ये सोडियम सल्फेट में अब हाइड्रोजन उपलब्ध नहीं है तो सोडियम सल्फेट चला गया सामान्य लवण की श्रेणी में और सोडियम बाइसल्फेट आ गया अम्लीय लवण की श्रेणी में। इसके पीछे आप दो तर्क दे सकते हैं। पहला तो ये आर्हेनियस के सिद्धांत पर आ जाता है कि विस्थापनशील हाइड्रोजन मौजूद होते हैं इसलिए वो अम्लीय लवण कहलाते हैं। दूसरा, आप देखिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में आपने पढ़ा कि अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। आइए तो यहां क्या है? भस्म है, अभिकारक में एक भस्म है और उत्पाद में एक लवण है। भस्म के साथ कौन अभिक्रिया करके लवण बनाता है? अम्ल बनाता है। तो क्या सोडियम बाइसल्फेट अम्ल है? नहीं, लवण है, किंतु अम्ल की प्रवृत्ति इसने दिखाए इसलिए आप इसे अम्लीय लवण कहेंगे। ठीक है? इस प्रकार जिन भी लवणों में आप विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन को देखेंगे, हाइड्रोजन आयन को पाएंगे, निस्संदेह आप कहेंगे कि यह एक अम्लीय लवण है। ठीक है? अब आते हैं और चर्चा करते हैं भास्मिक लवण की। अनुमान लगाइए कि हाइड्रोजन विस्थापनशील उपस्थित है उस लवण में तो आपने उसे अम्लीय लवण कहा। आप भास्मिक लवण किसे कहेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल आपका अनुमान सही है। आप जब पाएंगे कि किसी लवण में विस्थापनशील हाइड्रोक्साइड मूलक उपस्थित है, हाइड्रोक्साइड विस्थापित होने योग्य है, तो आप उसे भास्मिक लवण कहेंगे। आप उसे भास्मिक लवण कहेंगे। तो अब चर्चा करते हैं। आपने अनुमान लगाया है कि भास्मिक लवण वैसे लवणों को कहेंगे जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोक्साइड समूह उपस्थित होंगे। ठीक है? आइए कुछ ऐसे लवणों के हम उदाहरण लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमने लिया एक भस्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है? एक हमने लिया अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है? अब इनके बीच जब रासायनिक अभिक्रिया हो तो किस प्रकार के अम्ल या लवण बनने की आप संकल्पना कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? आपको पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त होंगे और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन आयन मुक्त होंगे। ठीक है? अब यहां क्या होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपना एक हाइड्रोक्साइड मूलक त्यागेगा और अपने साथ क्लोरीन मूलक को जोड़ेगा। एक हाइड्रोजन का धनायन एक हाइड्रोक्साइड मूलक अपने साथ जोड़ेगा और जल का अणु बनाएगा। तो आप पहले जल ही लिख लीजिए ना, आप पहले जल ही लिख लीजिए और देखिए अब क्या बच रहे हैं।
तो आपके जल में यहां से एक हाइड्रोक्साइड चले गए और एक हाइड्रोजन चला गया, बचा क्या आपका? तो एक कैल्शियम का धन आयन बचा आपके पास, एक हाइड्रोक्साइड का आयन ऋण आयन आपके पास बचा और एक क्लोराइड आपके पास बचा। आप इसे इस तरह कोष्ठक में भी लिख सकते हैं। आपके पास क्या बचा? कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। आप क्या देख रहे हैं कि इस लवण में एक हाइड्रोक्सिल समूह, मैं बता दूं आपको कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिश्रित समूह, निर्मित समूह को हाइड्रोक्सिल समूह भी कहा जाता है। आप इसे हाइड्रोक्सी भी कह सकते हैं। तो आपका ये जो लवण बना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड लवण बना। आप इसमें एक हाइड्रोक्सिल मूलक को देख रहे हैं। अगली बार जब वह कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड पुनः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करे, तब जाकर के वो संतृप्त होगा और अपना ये हाइड्रोक्सिल समूह त्यागेगा और इस स्थिति में क्या बनेगा? CaCl2। CaCl2, और जब CaCl2 बन गया तो अब इसमें हाइड्रोक्साइड उपस्थित नहीं है, यानी CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनने के पूर्व उसमें एक हाइड्रोक्साइड मूलक उपस्थित था जो उससे विस्थापित हो सकता था, विस्थापित हुआ और तब जाकर के वह कैल्शियम क्लोराइड बना और इधर जल बना। ठीक है, तो भास्मिक लवणों की चर्चा में हम क्या कह रहे हैं कि जिन लवणों में विस्थापनशील हाइड्रोक्साइड मूलक उपस्थित हो वैसे लवणों को भास्मिक लवण कहते हैं। भास्मिक लवण, पुनः उसी तरह तर्क दें, जैसे अभी अम्लीय लवण के लिए आप तर्क दे रहे थे, आप पुनः दो तर्क बना सकते हैं। पहला तर्क तो आप ये कहेंगे कि अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जो भस्म वैसे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। अब देखिए कि इस लवण में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त होने करने की क्षमता है, अतः इसमें भस्म का गुण है, इसलिए यह भास्मिक लवण है। दूसरा आप कह सकते हैं कि भस्म वैसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ जल बन रहा है, लवण बन रहा है, अम्ल की पहचान हो रही है, तब यह क्या है? यह निश्चित रूप से भस्म है, तभी तो लवण अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण बना रहा, किंतु यह एक लवण है जो भस्म का प्रवृत्ति, भस्म का गुण रखता है। इसलिए ऐसे लवणों को यानी कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, इसी तरह के और भी जो लवण आपको मिलेंगे जिसमें हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित रहेगा, आप उसे भास्मिक लवण कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने क्या देखा कि लवण तीन प्रकार के होते हैं। लवणों का वर्गीकरण, उनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति के आधार पर तीन वर्गों में बांटा जाता है। सामान्य लवण, जिनमें न तो विस्थापनशील हाइड्रोजन उपलब्ध होता है और न ही विस्थापनशील हाइड्रोक्साइड होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड। दूसरे होते हैं अम्लीय लवण, जो अम्ल की गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी उनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन उपलब्ध होता है, वैसे लवण अम्लीय लवण कहलाते हैं, जैसे सोडियम बाइसल्फेट। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा जो वर्ग होता है वो भास्मिक लवणों का होता है, और भास्मिक लवण वैसे लवण कहलाते हैं जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोक्साइड मूलक उपलब्ध होता है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड। ये सब जो लवण होंगे वो भास्मिक लवण होंगे। ठीक है, अब जहां तक बात आती है लवणों के पीएच की, तो लवणों के पीएच की जो बात आती है वो लवण में लवण की प्रवृत्ति यानी सामान्य लवण है, उदासीन लवण है, भास्मिक लवण है या अम्लीय लवण है, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि लवण सामान्य लवण हो, सामान्य लवण की एक और पहचान
कि प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म, यानी अधिक क्रियाशील धातु के भस्म और उच्च क्रियाशील अधातु के अम्ल के बीच जब अभिक्रिया होगी तो उससे बनने वाले जो लवण होंगे वो सामान्य लवण होंगे। ठीक है, यानी प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म के बीच अभिक्रिया से जो लवण बनेगा वो लवण सामान्य लवण कहलाएगा, वो उदासीन लवण कहलाएगा, और उस उदासीन लवण का पीएच जो होगा वो 7 होगा। ठीक है, यानी प्रबल अम्ल प्रबल भस्म, लिखता हूं मैं इसे, प्रबल अम्ल O प्लस प्रबल भस्म, तो इससे जो लवण बनेगा वो सामान्य या उदासीन लवण कहलाएगा। ठीक है, वो उदासीन लवण होगा। इसी तरह दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म, क्या अनुमान लगाते हैं कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म जब आपस में संयोग करे तो उससे जो लवण बनेगा वो लवण कैसा होगा? उदासीन होगा, भास्मिक होगा कि अम्लीय होगा? बिल्कुल सही, वो भी उदासीन ही होगा। ठीक, क्यों? चर्चा करते हैं हम थोड़ी देर में। अगर हम प्रबल अम्ल ले लें और उस प्रबल अम्ल के साथ है दुर्बल भस्म, प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल भस्म की अभिक्रिया कराएं तो किस प्रकार का लवण बनना चाहिए? बिल्कुल सही, क्योंकि अम्ल प्रबल है, प्रबल अपना गुण दिखाएगा, अर्थात ये जो लवण बनेगा वो अम्लीय प्रवृत्ति का लवण होगा। और अंत में हम आते हैं कि यदि अम्ल दुर्बल हो और भस्म प्रबल हो तो उससे जो लवण बनेगा वो भास्मिक लवण बनेगा। ठीक है, इस तरह हम अम्लों के और भस्मों के प्रवृत्ति के आधार पर बनने वाले लवण की शक्ति या प्रकृति का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं कि यदि प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म, यानी अम्ल और भस्मों की शक्तियां जब बराबर हों, प्रबल दोनों हों या दुर्बल दोनों हों, जब दोनों की शक्तियां बराबर हों तो वो उदासीन लवण ही बनाएंगे, और उदासीन लवण का पीएच जो होगा वो 7 होगा। ठीक है, इसी तरह यदि अम्ल प्रबल होगा किंतु भस्म दुर्बल होगा तो वो अम्लीय प्रवृत्ति का लवण बनाएगा, और जब अम्लीय प्रवृत्ति का लवण बनाएगा तो उसका पीएच जो होगा वो पीएच 7 से कम होगा। ठीक है, अम्लीय लवण होगा तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा, और जब दुर्बल अम्ल के साथ भस्म प्रबल होगा तो भास्मिक लवण बनाएगा, और इस भास्मिक लवण का जो पीएच होगा वो 7 से बड़ा होगा, यानी ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो इस प्रकार हम अम्लों और भस्मों के पीएच का निर्धारण भी कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो आज की कक्षा में आप लोगों ने लवणों का निर्माण, लवणों की प्रवृत्ति, लवणों के समूहों का नामकरण और लवणों के वर्गीकरण की चर्चा की। आशा करता हूं कि ये प्रत्येक बिंदु आपने अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया होगा, और पहले की कक्षाओं की तरह फिर ये मैं आग्रह करूंगा कि यदि इसमें कहीं भी आपको किसी तरह की समस्या आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों से ये भी आग्रह होगा कि आप अपने मित्रों और अन्य सहपाठियों को भी इस तरह के प्रयास की सूचना दें और उन्हें भी अपने साथ जोड़ करके अधिक से अधिक लाभान्वित करने की चेष्टा करें, प्रयास करें। इसके साथ ही आज के वीडियो में समाप्त करूंगा। अगले वीडियो में, अगली क्लास में मैं आपके जो रसायन शास्त्र की पुस्तक में आपका जो सिलेबस है उसमें जो कुछ प्रमुख लवणों के बारे में पढ़ना है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड या अन्य जो भी लवण है, उन लवणों के संबंध में
हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।